नमस्कार दोस्तों, जीएस आजकल में आपका स्वागत है। आज हम लोग चुनाव आयोग या निर्वाचन आयोग के बारे में पढ़ेंगे। चुनाव आयोग की चर्चा संविधान के अनुच्छेद 324 और भाग 15 के अंतर्गत किया गया है। हम लोग जानते हैं कि भारत में संविधान द्वारा देश में एक लोकतांत्रिक सरकार की स्थापना की गई है और लोकतांत्रिक सरकार में शासन व्यवस्था जनता के चुने हुए प्रतिनिधियों के माध्यम से चलाया जाता है। ऐसी स्थिति में स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनाव अत्यंत आवश्यक होता है। इसी बात का ध्यान रखते हुए अनुच्छेद 324 में स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनाव आयोग की व्यवस्था की गई है। चुनाव आयोग के निर्देशन एवं नियंत्रण में राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, संसद या राज्य विधानमंडल का चुनाव होता है। तो इस प्रकार चुनाव आयोग जो है अपने कार्यों को करते हैं और उनका जो है दायरा सारे चुनाव पद्धति को है ना निर्धारित करना होता है। तो जिसका वर्णन हम लोग अभी बताए कि अनुच्छेद 324 और भाग 15 के अंतर्गत किया गया। अब है कि चुनाव आयोग का गठन के बारे में हम लोग जानते हैं कि चुनाव आयोग का गठन कब और किस प्रकार से हुआ है। तो चुनाव आयोग में एक मुख्य चुनाव आयुक्त एवं आवश्यकता अनुसार अन्य चुनाव आयुक्त होते हैं। मुख्य चुनाव आयुक्त एवं अन्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं। अब कि कब कब जो है मुख्य चुनाव आयुक्त कब हुए और कब इनका दायरा बढ़ा करके अन्य चुनाव आयुक्त को भी इसमें शामिल किया गया। भारत का निर्वाचन आयोग एक अस्थाई संवैधानिक निकाय है। इसकी स्थापना 25 जनवरी 1950 को की गई थी और तब उस समय जो है एक ही व्यक्ति होते थे जिन्हें चुनाव आयुक्त कहा जाता था। फिर आगे चल करके इसको बहुसदस्यीय बनाया गया 1 अक्टूबर 1993 को और फिर 16 अक्टूबर 1993 को इसे 3 सदस्यीय बनाया गया। अब 3 सदस्यीय बनाया गया जिसमें एक मुख्य चुनाव आयुक्त हुए और 2 अन्य चुनाव आयुक्त हुए। अब हम लोग देखते हैं कि भारत में जो है इसमें जो मुख्य चुनाव आयुक्त और अन्य चुनाव आयुक्त जो हुए इस पद पर कैसे व्यक्तियों को लाया जाता है। तो भारतीय प्रशासनिक सेवा में वैसे वरिष्ठ अधिकारी जो अपने कार्यकाल के दौरान निष्पक्षता एवं कुशलता पूर्वक काम किया हो उन्हीं में से किसी भी व्यक्ति को चुनाव आयुक्त बनाया जाता है और वह उन व्यक्ति पर किसी भी प्रकार का कोई आरोप नहीं हो, कहीं पे किसी के पक्ष में पक्षपात का आरोप नहीं लगा हो, तो ऐसे व्यक्ति को इस पद पर लाया जाता है। अब है एक प्रमुख जो क्वेश्चन पूछा जाता है, इनके कार्यकाल को लेकर के क्वेश्चन पूछा जाता है। तो हम लोग देखते हैं, तो देखिएगा इसमें ध्यान से कि मुख्य चुनाव आयुक्त एवं अन्य चुनाव आयुक्त का कार्यकाल एक बार में जो नियुक्ति होती है उनका कार्यकाल 6 वर्ष का होता है। चुनाव आयुक्त और मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति 6 वर्ष के लिए होती है, अर्थात इनका कार्यकाल 6 वर्ष का होता है। और मुख्य चुनाव आयुक्त अधिकतम 65 वर्ष की आयु तक इस पद पर बने रह सकते हैं और अन्य चुनाव आयुक्त 62 वर्ष तक इस पद पर बने रहते हैं। अब है कि जो इसमें पहले पूरा हो जाए, यदि किन्हीं का 6 वर्ष पहले पूरा हो गया तो वह 6 वर्ष तक के अपने कार्यकाल को करेंगे और यदि किन्हीं का पहले 65 वर्ष पूरा हो गया तो वह 65 वर्ष में वह सेवानिवृत्त हो जाएंगे। और अन्य चुनाव आयुक्त के लिए 6 वर्ष और 62 वर्ष का समय निर्धारित किया गया है। अब इसी के अंतर्गत है कि यदि इनकी नियुक्ति हुई, इनका कार्यकाल निर्धारित किया गया, तो क्या यह अपने कार्यकाल से पहले हट सकते हैं या नहीं हट सकते हैं, तो महाभियोग के बारे में कहा जाता है। तो हम लोग जानते हैं
कि भारत के जो मुख्य चुनाव आयुक्त होते हैं उन पर आरोप सिर्फ दो प्रकार से लगाया जा सकता है, शारीरिक असमर्थता और साबित भ्रष्टाचार के आधार पर ही इन पर जो है महाभियोग लगाया जा सकता है और इन्हें उसी प्रक्रिया के अनुसार हटाया जा सकता है जिस प्रक्रिया से सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश को हटाया जाता है। अब है कि सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश को किस प्रकार से हटाया जाता है, तो हम लोग उसके बारे में पहले भी हम आपको नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक में भी चर्चा किए थे और फिर हम वो कर रहे हैं। ध्यान से देखिएगा कि इनको कैसे हटाया जाता है। तो इनके महाभियोग का जो है प्रस्ताव लोकसभा या राज्यसभा कहीं पे लाया जा सकता है। यदि इनका प्रस्ताव लोकसभा में लाया गया तो लोकसभा के 100 सदस्यों का हस्ताक्षर उस महाभियोग पत्र पर होगा और यदि राज्यसभा में आया तो राज्यसभा के 50 सदस्यों का हस्ताक्षर उस महाभियोग पत्र पर होगा और जिस सदन में गया वहां के अध्यक्ष को एक कमेटी गठित करने का अधिकार होता है, अर्थात 3 सदस्यीय कमेटी वो गठित करते हैं वहां के अध्यक्ष जिस सदन में गया। उसमें से एक सदस्य होता है सुप्रीम कोर्ट का न्यायाधीश और दूसरा सदस्य उसमें होता है किसी भी हाई कोर्ट का एक मुख्य न्यायाधीश और तीसरा सदस्य जो होता है वह अध्यक्ष के नजर में वह कानून का अच्छा जानकार व्यक्ति होता है। उसी को यह जो है उस कमेटी के अंतर्गत लाते हैं और इस कमेटी का कार्य होता है कि इन पर जो आरोप लगे हैं उस आरोपों की पुष्टि करना। यदि वह आरोप पुष्टि की जाती है, साबित की जाती है, तब उसी आरोप को लोकसभा या राज्यसभा जिस सदन से शुरुआत हुई है उस सदन में उसको लाया जाता है और वहां से उस पर जो है कार्यवाही चलती है और दोनों ही सदन अपने अपने विशेष बहुमत से उसे पारित कर देता है और पारित करने के बाद जो है राष्ट्रपति के पास जाता है और राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के बाद जो है वह पद से हट जाते हैं। तो और हम लोग जानते हैं कि ये था मुख्य चुनाव आयुक्त को हटाने का प्रक्रिया। अब अन्य चुनाव आयुक्त के बारे में यदि आपसे पूछ दे तो दो जो अन्य चुनाव आयुक्त होते हैं को मुख्य चुनाव आयुक्त के सिफारिश के आधार पर ही राष्ट्रपति उन्हें हटाते हैं। इन दोनों के लिए महाभियोग का प्रावधान नहीं किया जाता है। अब हम लोग इनके वेतन के बारे में जानते हैं, अन्य सुविधा के बारे में जानते हैं। तो मुख्य चुनाव आयुक्त का वेतन 2,80,000 रुपया प्रति माह एवं अन्य चुनाव आयुक्त का वेतन 2,50,000 रुपया प्रति माह इन्हें दिया जाता है। इनका वेतन भारत के संचित निधि से दिया जाता है और इनके वेतन में हानिकारक परिवर्तन सिर्फ एक ही स्थिति में हो सकता है, वह है वित्तीय आपात की स्थिति। वित्तीय आपात की स्थिति को छोड़कर इनके वेतन में किसी भी प्रकार का कोई हानिकारक परिवर्तन नहीं किया जा सकता है। इनका जो है सबसे महत्वपूर्ण कार्य के बारे में हम लोग को जानना है कि इनका मुख्य कार्य क्या होता है। तो चुनाव आयोग का सबसे पहला जो मुख्य कार्य होता है वह होता है राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, संसद एवं राज्य विधानमंडल के लिए स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनाव कराना। ये इनका सबसे पहला काम है कि जिस भी पद के लिए चुनाव होता है उसमें एकदम निष्पक्षता होनी चाहिए, किसी भी प्रकार का कोई गड़बड़ी नहीं हो, उस प्रकार का चुनाव कराना इनका सबसे प्रमुख कार्य माना जाता है। दूसरा है इनका मुख्य कार्य मानते हैं कि विभिन्न चुनाव के लिए समय समय पर मतदाता सूची तैयार कराना या करना इनका मुख्य कार्य माना जाता है। तीसरा है राजनीतिक दलों को राष्ट्रीय एवं क्षेत्रीय पार्टी के रूप में मान्यता प्रदान करना। चौथा माना जाता है विभिन्न राजनीतिक दलों को एवं निर्दलीय उम्मीदवारों को चुनाव चिन्ह प्रदान करना, जिस पर की जनता वोट करती है कि किसका चुनाव चिन्ह क्या है, उसकी पहचान को, तो चुनाव चिन्ह इनका कार्य है उसे मुहैया कराना। और अगला इनका जो कार्य है वह है राजनीतिक दलों के लिए आदर्श आचार संहिता लागू करना। अगला इनका है चुनाव से संबंधित किसी विवाद पर
इनका प्रथम फैसला होता है, इनको प्रथम फैसला देना होता है। अगला कार्य है इनका संसद या राज्य विधानमंडल से अयोग्यता के सवाल पर राष्ट्रपति या राज्यपाल को सलाह देना इनका कार्य है। तो इस प्रकार से इनके बहुत सारे कार्य होते हैं जो कि चुनाव के अंतर्गत इनके अधिकार क्षेत्र में होते हैं। अब हम लोग चुनाव से संबंधित कुछ प्रमुख बातों पर ध्यान देते हैं, जिसके अंतर्गत सबसे पहला मुख्य बात है, यह आपको एग्जाम में भी बहुत महत्वपूर्ण है, किसी भी चुनाव की प्रक्रिया की शुरुआत यदि संसद का हो तो राष्ट्रपति और यदि विधानमंडल का हो तो राज्यपाल के द्वारा जारी अधिसूचना से शुरू होती है और इसके बाद ही नामांकन पत्र भरने की प्रक्रिया शुरू होती है। दूसरा मुख्य बात है, चुनाव आयोग का कार्य स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनाव कराना होता है। चुनाव आयोग ही सरकार से सलाह करके चुनाव के तारीख की घोषणा करता है, मतलब बगैर सरकार से विचार विमर्श किए हुए ये चुनाव की तिथि का निर्धारण नहीं करते हैं। तीसरा इनका मुख्य बात है, इनका चुनाव प्रचार की समय सीमा चुनाव आयोग तय करती है और वर्तमान में चुनाव में 48 घंटा पहले चुनाव प्रचार प्रसार समाप्त हो जाता है। चौथा इनका मुख्य बात है कि मतगणना समाप्त होने के बाद इसकी सूचना सबसे पहले चुनाव आयोग को दी जाती है और चुनाव परिणाम की घोषणा चुनाव आयोग करता है। और पांचवा है, किसी भी जिला का जिलाधिकारी उस जिला का चुनाव अधिकारी होता है और वही उम्मीदवार को हार और जीत का प्रमाण पत्र देता है। इसके अंतर्गत एक विविधावली का प्रश्न आता है जो मुख्य बात में है, गोवा देश का पहला राज्य है जहां पूरी तरह से मशीन से चुनाव संपन्न हुआ। तो ये था हम लोग चुनाव से संबंधित चुनाव आयोग के बारे में पढ़े। इसी से रिलेटेड कुछ और टर्म है जिसके बारे में हम लोग जानते हैं, जिसके अंतर्गत एक होता है उपचुनाव। तो अब हम लोग जानते हैं कि उपचुनाव क्या होता है। तो देखिए, उपचुनाव यदि कोई सीट खाली हो जाता है, किसी भी कारण से खाली हो जाता है, तो उस सीट पर जो चुनाव कराया जाता है उसी को हम लोग उपचुनाव कहते हैं। जब किसी कारणवश सांसद या विधानमंडल का कोई स्थान खाली हो जाता है और उसके लिए जो चुनाव कराए जाते हैं उसी को हम उपचुनाव कहते हैं। यह विभिन्न प्रकार से खाली होते हैं, जैसे यदि पद पर रहते हुए किसी सांसद या विधायक का देहांत हो जाता है, उस परिस्थिति में वो सीट खाली होती है, या चुनाव के दौरान कोई दो स्थानों से कोई चुनाव लड़ लेता है, कोई चुनाव लड़ता है, तो उस परिस्थिति में भी उन्हें एक पद एक सीट छोड़ना होता है, उस परिस्थिति में भी खाली होता है और उस पर जो चुनाव कराया जाता है उसी को हम लोग उपचुनाव कहते हैं। उस पद पर जो नए व्यक्ति चुन करके आते हैं वह बचे हुए कार्यकाल को पूरा करते हैं, ये नहीं कि वह जो है पूरे 5 साल का कार्यकाल पूरा करते हैं। उपचुनाव के दौरान जो भी व्यक्ति आते हैं वो बचे हुए कार्यकाल को पूरा करते हैं। दूसरा है मध्यावधि चुनाव। मध्यावधि चुनाव को हम लोग समझते हैं कि जब लोकसभा या विधानसभा अपने नियत कार्यकाल 5 वर्ष पूरा करने से पूर्व पहले ही भंग कर दिया जाता है। जब वह अपना कार्यकाल पूरा नहीं किया, उस कार्यकाल को पूरा करने से पहले वह भंग कर दिया जाता है और नया चुनाव कराया जाता है, तो उसे ही हम लोग कहते हैं मध्यावधि चुनाव। अब एक है इसी में जनमत संग्रह, ये भी वोटिंग का एक पार्ट है, चुनाव का ही एक पार्ट है जिसको हम लोग बोलते हैं जनमत संग्रह। तो हम लोग जानते हैं किसी भी राष्ट्रीय या सार्वजनिक विषय पर अपने नागरिकों के विचार जानने को जनमत संग्रह कहते हैं। जैसे सार्वजनिक स्थानों पे यदि हम वहां पे किसी भी पक्ष में कोई निर्णय लेना चाहते हैं जो कि सार्वजनिक विषय का हो, तो वहां पे क्या किया जाता है, लोगों का है ना जनमत का
पक्ष जानने के लिए, है ना, जो नागरिकों का विचार जानते हैं कि कहीं पे होता है कि किसी भी मुद्दे पर आप इसके पक्ष में हो तो हाथ उठा दो, इसके पक्ष में आप नहीं हो तो आप हाथ नहीं उठाओ। तो इस प्रकार के जो कार्य किए जाते हैं ये सब जनमत संग्रह के अंतर्गत आते हैं। तो ये भी एक चुनाव का पार्ट है। तो हम लोगों ने चुनाव आयोग के अंतर्गत चुनाव आयोग के गठन, कार्यकाल, महाभियोग, वेतन और मुख्य इनके कार्यों को देखा, और इसी के अंतर्गत हम लोगों ने उपचुनाव, मध्यावधि चुनाव और जनमत संग्रह के बारे में जानकारी प्राप्त किया। अब आपके पिछले क्लास का कुछ प्रश्न था, हम लोग उसका उत्तर करते हैं और फिर आपको इससे संबंधित नए प्रश्न दिए जाएंगे। आपका पहला प्रश्न था, प्राक्कलन समिति सर्वप्रथम कब गठित की गई थी? तो 1950 को। दूसरा प्रश्न आपका है, बजट प्रस्तुत किए जाने के बाद सरकार द्वारा प्रस्तावित व्यय पर समीक्षा के लिए किस समिति का गठन किया जाता है? तो ये था, इसका है प्राक्कलन समिति का। तीसरा है, प्राक्कलन समिति में कुल कितने सदस्य होते हैं? तो 30 सदस्य होते हैं। चौथा प्रश्न है, किस समिति को अनुमान करने वाली वित्तीय समिति कहा जाता है? तो प्राक्कलन समिति को कहा जाता है। पांचवा है, संसद की किस वित्तीय समिति में राज्यसभा के सदस्य शामिल नहीं किए जाते हैं? तो प्राक्कलन समिति में नहीं किए जाते हैं। छठा प्रश्न है, किस समिति को प्राक्कलन समिति की जुड़वा वहन कहा जाता है? तो लोक लेखा समिति को। सातवां है, संसद के किस समिति का अध्यक्ष विपक्ष के किसी सदस्य को बनाया जाता है? तो लोक लेखा समिति का। आठवां है, संसद की सबसे पुरानी वित्तीय समिति कौन है? तो लोक लेखा समिति है। नौवां प्रश्न है, लोक लेखा समिति के अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है? तो लोकसभा अध्यक्ष करते हैं। 10वां प्रश्न है, सरकारी व्ययों से संबंधित नियंत्रक महालेखा परीक्षक की रिपोर्ट की जांच किस समिति द्वारा किया जाता है? तो लोक लेखा समिति द्वारा किया जाता है। 11वां प्रश्न है, लोकसभा की नियम समिति का पदेन अध्यक्ष कौन होता है? तो लोकसभा अध्यक्ष होते हैं। 12वां प्रश्न है, कार्य मंत्रणा समिति का गठन संसद के किस सदन में किया जाता है? तो दोनों ही सदन में किया जाता है। 13वां प्रश्न है, लोकसभा की कार्य मंत्रणा समिति में कुल कितने सदस्य हैं और राज्यसभा की कार्य मंत्रणा समिति में कितने सदस्य हैं? तो लोकसभा के कार्य मंत्रणा समिति में 15 सदस्य और राज्यसभा के कार्य मंत्रणा समिति में 11 सदस्य होते हैं। 14वां प्रश्न है, संसद के विधायी तथा अन्य कार्यों को करने के लिए समय का निर्धारण किस समिति द्वारा किया जाता है? तो कार्य मंत्रणा समिति द्वारा किया जाता है। 15वां प्रश्न है, वेतन भत्ता समिति का गठन सर्वप्रथम कब किया गया था? तो 1954 में किया गया था। अब आज का आपका प्रश्न है, पहला प्रश्न, भारत की निर्वाचन प्रणाली किस देश की निर्वाचन प्रणाली के समरूप है? दूसरा, निर्वाचन आयोग की स्थापना कब की गई थी? तीसरा प्रश्न, भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है? चौथा प्रश्न, मूल संविधान में आम चुनाव के लिए मतदाता की न्यूनतम आयु कितनी थी? पांचवा प्रश्न है, भारत में सार्वजनिक मताधिकार के आधार पर प्रथम आम चुनाव कब हुआ था? छठा प्रश्न है, मुख्य चुनाव आयुक्त की पदावधि होती है। सातवां प्रश्न है, किस संविधान संशोधन द्वारा मतदान की न्यूनतम आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष की गई? आठवां प्रश्न है, निर्वाचन आयोग को 3 सदस्यीय आयोग सर्वप्रथम कब बनाया गया? नौवां प्रश्न है, राजनीतिक दलों को राज्य स्तरीय या राष्ट्रीय दलों के रूप में मान्यता कौन प्रदान करता है? 10वां प्रश्न है, भारत के प्रथम चुनाव आयुक्त कौन थे? 11वां प्रश्न है, भारत में निर्वाचन प्रक्रिया का प्रारंभ किस प्रकार होता है? 12वां प्रश्न है, राष्ट्रीय मतदाता दिवस किस तिथि को मनाया जाता है?
13वां प्रश्न है, भारत का प्रथम कार्यवाहक मुख्य निर्वाचन आयुक्त कौन था? 14वां प्रश्न है, मुख्य निर्वाचन आयुक्त की सहायता के लिए प्रादेशिक निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है? और 15वां प्रश्न है, अब तक सिर्फ एक बार प्रथम आम चुनाव में 2 प्रादेशिक निर्वाचन आयुक्त 6 माह के लिए नियुक्त किए गए थे, इनके मुख्य कार्यालय कहां थे? इस प्रकार ये आपका आज का नया प्रश्न है। इसका उत्तर आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर दें, और यदि आप लोगों को यह वीडियो पसंद आता है तो आप इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल घंटी को जरूर दबाएं।